ओके, आज कवर करेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मूवमेंट और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, जहां जहां जे के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जहां जहां नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी होती है, वहां मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। तो ये आज का जो लेक्चर है वो बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आज मैं तुम्हें जो डेरिवेशंस कराऊंगा वहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक्सेल लाइन पर डेरिवेशन पूछा जा चुका है, ट्यूटोरियल पर बोर्ड में डेरिवेशन पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो बोर्ड के लिए मिस मत करना, आप इन सभी को देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। आई एम रवि और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, ठीक है ना। देखो, डायपोल मीन्स टू पोल, यानी टू पोल्स। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ठीक है, डायपोल होने के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है। एक तो ये कि एक पोल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और एक पोल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी दोनों पोल अपोजिट नेचर के होने चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक पोल तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरा पोल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यानी कैसे होने चाहिए? अपोजिट नेचर के होने चाहिए, अपोजिट नेचर। ठीक है, यानी मान लो यहां चार्ज मैं मान लेता हूं प्लस क्यू और यहां मान लेता हूं मैं नेगेटिव क्यू, ऐसे सोचो। अब इनके बीच का कुछ न कुछ सेपरेशन भी होगा, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो सेपरेशन है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कुछ न कुछ सेपरेशन जरूर होना चाहिए। वो क्या मान लेता हूं मैं? डी। ठीक है, तो बहुत कम सेपरेशन होता है इनके बीच में, वो क्या है? डी। तो ये सेपरेशन मान लेता हूं इनके बीच में क्या है? डी। और इनका मैग्नीट्यूड वो कैसा होना चाहिए? सेम, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस क्यू बराबर माइनस क्यू, इनका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम। तो मैं बोल सकता हूं टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर and separated by a distance d। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जिस पर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हों, ठीक है, और उनके बीच में कोई सेपरेशन हो। ठीक है, यानी उनकी डिस्टेंस जीरो नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में सेपरेशन जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेपरेशन जरूर होना चाहिए, राइट। और उनका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम। तो इस टाइप के पूरे सिस्टम को हम कह सकते हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब देखो, यहां एक आपको एक बुक्स की एक मैं आपको नोटिस चीज कराता हूं कि बुक्स के अंदर जो दे रखा होता है इसके बीच का सेपरेशन, वहां में कंफ्यूजन नहीं होना है। वो देखो, आप जनरली बुक्स के अंदर दे रखा होता है कि ये वाला जो सेपरेशन है, ये वाला जो सेपरेशन है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट या सेंटर ये यहाँ है। ठीक है, वो बोल सकता हूँ इससे और इस पॉजिटिव चार्ज तक की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो मान लो ए है। ठीक है, राइट, ए या एल भी दे रखा होता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो सेपरेशन है वो भी मान लेता हूँ मैं ए। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना आ जाएगा? 2a। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ये जो सेपरेशन है d, इसका मतलब क्या है? ये 2a है। मैं अगर इसको अच्छे से ड्रॉ करूं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? 2a। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स के अंदर एक कन्वेंशनल ही है, मानना पड़ेगा हमें कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है
डायपोल के अंदर दोनों चार्जेस का जो बीच का सेपरेशन है वो कितना होता है, 2a होता है, या हम d भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स के अंदर ये दे रखा होता है, आप जनरली d भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी दोनों चार्जेस सेम नेचर, अपोजिट नेचर के होने चाहिए और मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम, और उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए, दैट इज 2a। इस टाइप की सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को कौन कौन से एग्जाम्पल फॉलो करते हैं, वो देखो। एग्जाम्पल्स जैसे NaCl, तो Na पे क्या होता है, एक पॉजिटिव, और Cl पे क्या होता है, एक नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपोजिट नेचर के, और मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। ऐसा नहीं है एक +1 है एक -2 है, नहीं, तो दोनों का नेचर अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो ये भी किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज अ डायपोल। ठीक है, मैंने बोला H2O वाटर, तो देखो O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये वाला H पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ और ये वाला H पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ। तो देखो ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं लेकिन मैग्नीट्यूड भी कैसा है, सेम। तो मैं कह सकता हूं ये किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज डायपोल। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे HCl, ठीक है ना, HCl, ये क्या हो सकता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अपोजिट नेचर के हैं और मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो मैं कह सकता हूं ये भी किसकी तरह काम करेगा, डायपोल की तरह। KCl हो सकता है, यानी उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और अपोजिट नेचर के होने चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वे इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम करेगा। अब देखो नेट चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पर। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑन डायपोल, देखो चार्ज पॉजिटिव Q प्लस माइनस Q, ये क्या हो जाएगा, 0। यानी जो डायपोल होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं एक ऐसा सिस्टम जिस पर नेट चार्ज न्यूट्रल हो और उसके बीच में कोई सेपरेशन हो 2a या d सेपरेशन हो, तो इस सिस्टम को हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है ना, ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट डायपोल को समझने का। इसको आप अच्छे से नोट करो। अभी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं डायपोल से रिलेटेड। ओके, देखो एटम्स, ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे एटम्स की। एटम्स कुछ जगह तो डायपोल की तरह काम करता है और कुछ जगह तो डायपोल की तरह काम नहीं करता। तो वो कौन सी कंडीशन है जहां एटम्स डायपोल की तरह काम करता है और डायपोल की तरह काम नहीं करता। ठीक है ना, तो देखो एटम्स, ठीक, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स। फिलहाल मुझे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से मतलब है। ठीक है, इसके राउंड राउंड इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो अगर मैं इस एटम के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आऊं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, तो होगा क्या, कंडीशन क्या बन जाएगी, कंडीशन ये बनेगी जैसे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एटम के पास लेके आऊंगा तो ये वाला एटम के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है वो दूर भाग जाएगा और नेगेटिव चार्ज का जो क्लाउड है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना, देखो यानी कंडीशन कुछ यूं बनेगी, ये पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है और ये नेगेटिव चार्ज का क्लाउड इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला इससे दूर भाग जाएगा।
यानी कह सकता हूं यहाँ पोलरिटी आ जाएगी, ठीक है, पोलरिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहां मैं दो टाइप के मॉलिक्यूल की बात करूंगा आपसे, एक तो पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो पहले इसको अच्छे से देखो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि क्या है पोलर मॉलिक्यूल और क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां क्या जनरेट हो जाएगी, पोलरिटी, ठीक है ना। तो अब देखो इन दोनों का जो सेंटर है, पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर क्या है, चेंज हो जाएगा, इनके बीच में एक सेपरेशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं इसको यहां ड्रॉ करूं, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, अब इनके बीच में क्या आ गया, कोई सेपरेशन आ गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज डायपोल, एक्ट एज डायपोल। तो जो मॉलिक्यूल डायपोल की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स किसकी तरह काम करते हैं, एक्ट एज अ डायपोल। अब देखो अगर ऐसा होता कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर इस एटम के पास वो मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज चेंज नहीं होता, यानी वो एक ही जगह पर रहते, उनका सेंटर चेंज नहीं होता, प्लस और माइनस क्या होते, कोइंसाइड होते, यानी इसी जगह पे होते, यहां यहीं पॉजिटिव और यहीं नेगेटिव, ठीक है, यहीं नेगेटिव, इन दोनों का कोई सेपरेशन नहीं होता इनके बीच में, चेंज ही नहीं होते, एक ही सेंटर पे रखे रहते। तो वो जो मॉलिक्यूल है उन्हें हम बोलते नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये फिर डायपोल की तरह वर्क नहीं करता, ठीक है। तो डज नॉट एक्ट एज डायपोल, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायपोल की तरह वर्क करते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डायपोल की तरह काम नहीं करते। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही एटम के पास पॉजिटिव चार्ज दूर भाग जाते हैं, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उनके बीच में कुछ न कुछ सेपरेशन आ जाता है। इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही उनका बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता, दोनों का सेंटर सेम होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाते हैं, कोइंसाइड होते हैं। इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी वो डायपोल की तरह वर्क नहीं करते, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी पोलर और नॉन पोलर की, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, ठीक है। क्या है डायपोल मूवमेंट, आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं वो कवर करता हूं। डायपोल मूवमेंट, ठीक है ना। तो देखो डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, P से, P वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो P बराबर होता है Q इंटू D, ठीक है ना। यानी अगर ये दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इनका कोई सेपरेशन है D, ठीक है, तो जो इस पर डायपोल मूवमेंट होगा P वेक्टर, वो क्या होगा, इन दोनों चार्जेस का कोई एक मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड लेंगे हम, मैग्नीट्यूड का और इनके बीच की सेपरेशन का। अब वही अगेन, क्या मैं 2L ले सकता हूं या 2A ले सकता हूं, हाँ, अकॉर्डिंग टू बुक्स कन्वेंशनली हमने मान रखा है कि हम इसके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी लेते हैं, 2L या 2A लेते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। यानी इस तरीके से, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो ये इसका सेंटर और यहाँ से डिस्टेंस A और ये भी सेपरेशन इसका A, तो ये कितना आ जाएगा 2A, तो हम दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो 2A ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको यूज करें, इसको डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब देखो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है डायपोल मूवमेंट की, वो किधर से किधर होती है, तो हमेशा डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो ठीक है ना। तो देखो डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट यानी पी वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। अब देखो यहां ये डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर ये स्केलर है तो इसको क्या होना पड़ेगा, वेक्टर होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी इस तरीके से जिस डायरेक्शन में पी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में किसकी होगी, इस डी की डायरेक्शन होगी। या मैं यूं बोलूं, या मैं यहां यूं बोलूं कि जिस डायरेक्शन में पी की डायरेक्शन होगी उधर ही किसकी डायरेक्शन होगी, 2a की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, यहां चार्ज रखा है, रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो ये यूं, ये डायपोल मूवमेंट है कोई पी वेक्टर, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस हेड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, इनकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम डायपोल मूवमेंट के अंदर जो डायरेक्शन लेते हैं वो कन्वेंशनली मानते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ठीक है। और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, और ये होता है Q इंटू इनके बीच का, दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलाम इंटू मीटर, चार्ज की कूलाम और सेपरेशन की डिस्टेंस की मीटर। तो ये क्या हो जाएगी, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। इनके DF क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, कूलाम का AT और मीटर का L, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, ATL, ठीक है। ये तो हो गया डायपोल मूवमेंट्स। अब आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे कवर करता हूं। ओके देखो, अब मुझे डायपोल मूवमेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेना है, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सके। जैसे ये मेरे पास कोई सिस्टम है, राइट, ये वाला, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां कोई चार्ज रखा है, यहां इसके ओरिजिन पर -2q, ठीक है, और यहां एक चार्ज रखा है +q, ठीक है, इस पॉइंट पर। यहां जो पॉइंट है वो है a,0 इस पॉइंट पर, और यहां एक चार्ज रखा है व्हाट, दिस वन इज कॉल्ड +q, और यहां जो पॉइंट है वो पोजीशन पर रखा है 0,a, ठीक है ना। तो मुझे इस सिस्टम पर नेट डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है, तो मैं कह सकता हूं कैलकुलेट द नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है ना। तो मुझे सिस्टम का नेट डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होगा, अगर ये -2q है और यहाँ पॉजिटिव q है और x एक्सिस की तरफ ये है पॉजिटिव q, अगर मैं इस चार्ज को डिवाइड कर लूँ, यानी -2q को मैं ऐसे बोल सकता हूँ -q और -q, यानी इस वाले चार्ज के लिए मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ, और इस वाले चार्ज के लिए अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो ये -q और पॉजिटिव q, तो ये क्या बन गया, एक डायपोल बन गया, यानी क्या बन गया, डायपोल बन गया, ठीक है। और ये भी -q, ये भी पॉजिटिव q, ये भी क्या बन गया, एक डायपोल बन गया, ठीक है। अब देखो इसके बीच की सेपरेशन कितनी होगी, a, और यहां भी कितनी होगी सेपरेशन a, तो एक क्या बन गया कि डायपोल मूवमेंट की तरह काम करेगा। तो इस पर डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, p, और इस पर भी डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, p। अब दोनों डायपोल मूवमेंट के यहां भी p, यहां भी p, दोनों सेम हो गए, तो इनका रिजल्टेंट कहां होकर जाएगा, इन दोनों के बीच से होकर जाएगा, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। यानी यहां डायपोल मूवमेंट p है और यहां भी डायपोल मूवमेंट p है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच से क्या जाएगा, इन दोनों का नेट जाएगा, ये p नेट होगा,
ठीक है, तो पी नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिजल्टेंट वो होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी यानी पी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो यानी ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 2p स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा p रूट 2। तो इस का जो रिजल्टेंट आ जाएगा p नेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा p रूट 2, और p की वैल्यू कितनी होगी यहां से इसके लिए और इसके लिए q इंटू ए, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन क्या है और इनका मैग्नीट्यूड क्या है q, तो यहां मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं रूट 2 p की वैल्यू क्या हो जाएगी q इंटू ए, तो p नॉट क्या निकल के आ गया रूट 2 q ए। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे कवर करता हूं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, या ऐसे बोलूं एंड ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, या ऐसे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑन एंड्स ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल, यानी डायपोल के एंड पर। ठीक है, देखो ये है एक डायपोल, ठीक है ना, ठीक है, यहां एक चार्ज रखा है नेगेटिव Q और यहां एक चार्ज रखा है पॉजिटिव Q। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है O, यहां से यहां तक की जो सेपरेशन है वो है A, और इस मिड पॉइंट से इसकी जो सेपरेशन है वो है A। ठीक है, अब इस डायपोल पर एक एक्सियल लाइन ड्रॉ कर लिए, ये रही। ठीक है, अब इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया है P। इस P पॉइंट पर मुझे क्या करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जब इस P पॉइंट की इस मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है यानी सेपरेशन है वो है R। क्या है R। ठीक है, अब देखो इस P पॉइंट पर नेगेटिव Q की वजह से और पॉजिटिव Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब मानो इसको मैं फर्स्ट, इसको नाम दे देता हूं इसको फर्स्ट चार्ज, और इसको मैं नाम दे देता हूं सेकंड चार्ज। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो हमने ये पढ़ा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स नेगेटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर है, सेम कॉन्सेप्ट यहां काम करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कैसी होगी टुवार्ड्स नेगेटिव, यानी जो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी माइनस Q की वजह से वो इधर की तरफ होगी, यानी E1 बोल सकता हूं मैं इसे। E2 की वजह से किधर होगी पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ होगी। ठीक है, ये E2 किधर होगा इधर की तरफ। ठीक है, अब देखो मुझे इस पॉइंट पर ई नेट कैलकुलेट करना है, तो ई नेट क्या आ जाएगा निकल के ई नेट बराबर व्हाट E1 प्लस E2 दोनों का सम। लेकिन एक चीज देखो यहां, ये मेरे पास एक्सिस है, एक्सियल लाइन है राइट, और इस एक्सियल लाइन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर की तरफ है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है E2। तो किसी पॉइंट से उसकी एक्सियल लाइन पर जो नेगेटिव डायरेक्शन होती है, अगर एक्स एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई कैप और ये क्या हो जाएगा प्लस आई कैप। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ E1 कैसा हो जाएगा नेगेटिव आई कैप के लेफ्ट साइड में, और ये क्या हो जाएगा प्लस आई कैप। ठीक है, यानी फाइनली ये जो निकल के आएगा वो ऐसे आएगा, मैं सिंपल बोलूं E2
आई कैप माइनस E1 आई कैप, तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आ गया ई नेट। या आप इसको यूं समझ सकते हो, देखो इस नेगेटिव क्यू की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस किसके लिए ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव क्यू के लिए। और हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। तो डिस्टेंस इसके लिए क्या है, ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर इसकी वजह से नेगेटिव क्यू की वजह से कैसा होगा, कम। और डिस्टेंस होगी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, इस प्लस क्यू की वजह से। तो ज्यादा कौन सी वैल्यू है, E2। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं डायरेक्ट, यहां से ज्यादा में से क्या करेंगे आप, कम को माइनस, तो ई नेट कैसे निकल के आ जाएगा, E2 माइनस E1, सिंपल। अब देखो E2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इस पॉइंट पर के क्यू अपॉन, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये ई कितना निकल के आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, कॉमन ले लो, के क्यू, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ गया ई नेट, ठीक, क्लियर है। अब देखो, अब क्या करना है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये इधर बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कंडीशन कुछ यूं हो जाएगी, वो देखो ये हो जाएगी, के क्यू ब्रैकेट आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये आएगा निकल के ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड वॉट प्लस 2RA, ये खत्म 2RA कितना हो जाएगा, 4RA, तो ये पूरा सिस्टम कितना आ जाएगा, 4RA, तो ये आ जाएगा के क्यू इंटू 4RA अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ए, ये इसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में कैसी है, बहुत स्मॉल है। और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था डायपोल की कंडीशन के लिए ये वाली डिस्टेंस कैसी होती है, बहुत कम होती है। तो ए क्या है, ए स्क्वायर टेंस टू 0, ये बहुत कम है। अगर ये कम है तो यहाँ मैं 0 पुट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आर की पावर 4। आर की पावर 4 मतलब एक आर से नीचे एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, आर क्यूब। तो कंडीशन क्या आएगी, ये आएगी, ई बराबर के क्यू 4A अपॉन वॉट, आर क्यू, ये आएगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। अब देखो ये 4A है, क्या मैं 4A को ऐसे लिख सकता हूं, 4A बराबर 2A इंटू 2, ठीक है। अब देखो एक 2A और एक Q, तो Q इंटू 2A क्या हो जाता था, P, तो ये 2A और एक Q हो जाएगा P, बचा क्या 2KP, तो ये बचा K2P अपॉन RQ। तो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया E एक्सियल, वो क्या निकल के आया, K2P अपॉन RQ। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे डायरेक्शन निकालनी हो, यानी वेक्टर की फॉर्म में अगर इसको लिखना हो, तो ई एक्सियल बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर K2P वेक्टर अपॉन RQ। अब मुझे डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, इस पूरे डायपोल की वजह से इस P पॉइंट पर नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस पूरे सिस्टम की वजह से, इस पूरे डायपोल की वजह से। तो देखो नेगेटिव से किधर होगी डायरेक्शन, डायपोल की पॉजिटिव की तरफ जाती है, तो डायरेक्शन कैसी निकल के आएगी, यूं इधर की तरफ। तो ठीक है ना, तो डायरेक्शन कैसी होगी, टूवार्ड्स राइट। तो यहां मैं लिख सकता हूं ये क्या होगी, डायरेक्शन टूवार्ड्स राइट, यानी आगे साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव।
ठीक है, ये किस में है, वेक्टर फॉर्म में, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायपोल की वजह से उसकी एक्सिस पर। ठीक है ना, अब इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको किसी डायपोल पर इक्वेटोरियल लाइन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं। ठीक है ना, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना, या मैं बोल सकता हूं और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है ना, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। ठीक है, तो आप इनमें से बात एक ही है, आप कोई सा भी नाम चूज कर सकते हैं। जनरली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल। ठीक है ना, बात एक ही है। देखो ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये इसका मिड पॉइंट O, यहां से यहां तक की जो सेपरेशन है वो है A, और ये वाली जो सेपरेशन है वो भी क्या है, A। ठीक, अब देखो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब इसका नाम रख दिया मैंने कोई पॉइंट P। इस पॉइंट P पर इस नेगेटिव Q की वजह से और पॉजिटिव Q की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस P पॉइंट पर मानो, तो मैं यूं ड्रॉ कर सकता हूं इसको, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दूं। ठीक है, अब देखो इस नेगेटिव Q की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, टुवार्ड्स नेगेटिव Q, यानी इधर की तरफ। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूं व्हाट, E1, ये फर्स्ट पोजीशन मान लो इसको, और ये क्या है, सेकंड पोजीशन, तो इसको मैं E1 बोल रहा हूं। अब देखो मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, अब इस P पॉइंट पर इस प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ यूं हो जाएगी, इधर की तरफ दूर जाएगी, तो इसे मैं बोल रहा हूं E2। क्लियर? अब देखो E1 की जो डायरेक्शन है वो इधर है और E2 की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां आएगा। ठीक है, अब अगर मानो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कैसा होगा, थीटा। अगर ये भी थीटा है तो ये भी कैसा होगा, थीटा। तो अब देखो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, इसको मैं बोल रहा हूं E1 और इसको मैं बोल रहा हूं E2, और है E रिजल्टेंट ये वाला, या E नेट बोल दो। ठीक है, E नेट, ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल क्या है, थीटा। अब देखो इस E1 के इस थीटा की वजह से दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है ना, और सेम कंडीशन E2 की वजह से होगी। तो इसकी वजह से देखो, E2 की वजह से देखो आप पहले इस पॉइंट पर इस E2 की वजह से ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, इसे क्या मैं बोलूँगा E2 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, इसे क्या बोलूँगा मैं E2 कॉस ऑफ थीटा। अब देखो आप E1 की वजह से देखो आप, ये कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, इसे क्या बोलूँगा मैं E1 साइन ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, उसे क्या बोलूँगा मैं E1 कॉस थीटा।
अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, दोनों का यानी E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, सेम। ये तो क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, यानी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में। वो कितना आएगा, वो आएगा ई नेट बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 बराबर E2 है और इसको क्या बोल देता हूं मैं, E। तो ये क्या आ जाएगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, 2E cos ऑफ थीटा। तो E नेट क्या आ गया, इस पॉइंट P पर 2E cos थीटा। ठीक है ना। अब देखो मुझे E कैलकुलेट करना है, E कितना हो जाएगा, वो होगा KQ अपॉन, अब आप देखो इस E1 की वजह से ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये A है, और ये वाली डिस्टेंस मैं मान लेता हूं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ये मान लेता हूं मैं R। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली जो सेपरेशन आएगा, ये आएगा √R² प्लस A²। ये वाला क्या आएगा, √R² प्लस A²। सेम सिचुएशन ये हो जाएगी √R² प्लस A²। आप अगर E1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो E1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा KQ अपॉन √R² प्लस A² का होल स्क्वायर। सेम E2 निकल के आएगा, वो क्या आएगा, KQ अपॉन R² प्लस A² रूट का होल स्क्वायर। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, सेम। इसलिए मैं बोल रहा था कि दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम, तो इसलिए मैंने उसको क्या मान लिया, E। तो E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी, इसका स्क्वायर करूंगा तो फाइनल क्या निकल के आएगा, R² प्लस A², क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म। तो ये आ गया E की वैल्यू। ठीक है, और ये आगे E की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ देखो, E बराबर इक्वेटोरियल की बात करें तो E इक्वेटोरियल पर, ठीक है, वो आएगा 2, E की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन R² प्लस A²। ठीक है ना, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी A अपॉन √R² प्लस A²। तो ये आ जाएगा A अपॉन √R² प्लस A²। ठीक है, ये आएगा 2QA क्या हो जाएगा, P। तो ये आ जाएगा KP अपॉन, ये आ जाएगा R² प्लस A² की पावर व्हाट, 3/2। तो E इक्वेटोरियल क्या निकल के आ गया, इतना। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करूं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आया निकल के। ठीक है, अब देखो, अब ये वाली जो सेपरेशन है A, ठीक है, और ये R वाली सेपरेशन है, तो R बहुत ज्यादा है इस A के कंपैरिजन में, यानी मैं बोल सकता हूं R इज ग्रेटर देन व्हाट, A। तो A² टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा 0, तो R² की पावर 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो नीचे क्या बचा, RQ। ये आ जाएगा KP मॉड ऑफ RQ। तो E इक्वेटोरियल पर जो मैग्नीट्यूड निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, KP अपॉन RQ। ये क्या निकल के आ गया, मैग्नीट्यूड। अब देखो इसकी डायरेक्शन बात करेंगे। अब इस पूरे सिस्टम की वजह से, इस डायपोल की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, राइट की तरफ। लेकिन इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकल के आई है वो कैसे आई है, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, यानी दोनों कैसी हैं, अपोजिट हैं। तो यहां जो नेट डायरेक्शन निकल के आएगी वो कैसी आएगी, लेफ्ट साइड में। तो मैं लिख सकता हूं इसको, देखो यहां देखो, इक्वेटोरियल, ई वेक्टर इक्वेटोरियल बराबर KP अपॉन RQ, ये वेक्टर, और आगे क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसके ये इस डायपोल की वजह से, इस डायपोल की डायरेक्शन के
ये नेट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो नेगेटिव क्या सपोज कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से। नेट की है लेफ्ट में और डायपोल की है राइट में, ठीक है ना। तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में, ये है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आ गया इक्वेटोरियल, आ गया के पी अपॉन आर क्यूब, और एक्सियल पर आया था 2kp अपॉन आर क्यूब, यानी इक्वेटोरियल पर जो वैल्यू होती है वो कम होती है एक्सियल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो एक्सियल पे क्या होता है, ये दुगुना होता है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे कवर करता हूं। अब देखो रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, ठीक है। अब ई एक्सियल की वैल्यू कितनी थी, 2kp अपॉन व्हाट, आर क्यूब इन मैग्नीट्यूड, और इक्वेटोरियल पर वैल्यू कितनी थी, kp अपॉन व्हाट, आर क्यूब। अब देखो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे, ई एक्सियल बराबर 2 इंटू इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी है, kp, और इसके आगे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया एक्सियल और इक्वेटोरियल में, ठीक है। अब देखो अगर आपने नोट किया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ डिस्टेंस के साथ, यानी जो पी पॉइंट से उस मिड पॉइंट की जो डिस्टेंस हुआ करती थी एक्सियल के केस में, ठीक है, या फिर मैं इक्वेटोरियल के लिए बात करूं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डिस्टेंस हुआ करती थी, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, आर क्यूब। ये किसके लिए है, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है। और ये कहाँ रिलेशन निकल के आ रहा था, 1/r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकल के आ रहा था जब हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस का रिलेशन जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम डायपोल की वजह से एक्सियल और परपेंडिकुलर कंडीशन पर, और ये कब का है, तब का जब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इनको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे कवर करता हूँ। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन डायपोल, यानी अब तक हम क्या करते आए थे कि किसी डायपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल कंडीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते आए थे। अब अगर कोई पॉइंट ना तो एक्सियल पर हो ना इक्वेटोरियल पर हो, इन दोनों से अलग कहीं रखा हो, तब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। ये देखो ये है डायपोल, ये यहां रखा है नेगेटिव क्यू, और यहां कहीं रखा है ये पॉजिटिव क्यू, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है ओ, और ये ए है, और ये सेपरेशन भी ए है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो एक्सियल कंडीशन हुआ करती थी और ये इक्वेटोरियल कंडीशन हुआ करती थी। यहां मैं कोई पॉइंट कंसीडर करता था पी, और यहां भी कोई पॉइंट कंसीडर करता था पी। अब ना तो मैं आपसे इस कंडीशन की बात कर रहा हूं इक्वेटोरियल की, ना इसकी। अब जो पॉइंट रखा है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डायपोल की वजह से, वो इन दोनों के अलावा कहीं भी मैं रख दूं, यानी यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, लेकिन इक्वेटोरियल और एक्सियल पर नहीं रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस डायपोल की वजह से, ठीक है ना। तो देखो मानो ये जो पॉइंट है मैं मान लेता हूं यहां कोई पॉइंट है P, और यहां से इस P पॉइंट की जो सेपरेशन है वो है R, ठीक है। अब मुझे इस P पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कि ना तो एक्सियल पर है ना इक्वेटोरियल पर रखा है, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव क्यू या पॉजिटिव क्यू, अब अगर
मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूंगा, इस डायपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, माइनस से प्लस क्यू की तरफ, तो ये आएगा इधर की तरफ, ठीक है, ये होगा इधर की तरफ, पी वेक्टर माइनस से प्लस की तरफ। और मान लो ये एंगल क्या है, कोई थीटा, ठीक है, ये ओ पॉइंट है इसका, और ये एंगल क्या है, थीटा। अब आपको यहां दो चीज कंसीडर करनी होंगी, दो चीज माननी होंगी। वो क्या, एक तो ये कि आप इस डायपोल को, इस वाले डायपोल को, ठीक है, ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे, तोड़ लोगे। एक डायपोल तो एक ये वाला डायपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और एक डायपोल ये जो कि इस तरीके से, ये कैसे रखा है, ये परपेंडिकुलर, मैंने काटा इसको, यानी परपेंडिकुलर रखा है इसको, ठीक है, कैसे रखा है, परपेंडिकुलर। और ये जो काम करेगा वो एक्सियल की तरह वर्क करेगा। अगेन आपको दो कंपोनेंट हैं, देखो ये वाला कंपोनेंट P का अगर ये cos थीटा है तो इधर की तरफ बताओ कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये P cos थीटा, ऐसे देखो। और इधर की तरफ ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, P sin थीटा, और कैसे रखा होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको दो चीज माननी होंगी, इसको कट करना होगा डायपोल को, एक तो एक्सियल की तरह और एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह, यानी इक्वेटोरियल की तरह, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। अब देखो मैंने तुमको क्या बताया था कि एक्सियल लाइन पर अगर ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, तो इस सिस्टम की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो किधर होता था, इधर की तरफ, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ E1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सियल की वजह से। अगर मेरे पास एक इक्वेटोरियल कंडीशन है तो ये माइनस क्यू या प्लस क्यू, ये कंडीशन हुआ करती थी, ठीक है ना, इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता था, इधर की तरफ। इसको मैं बोल देता हूँ E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेटोरियल पर। अब क्या करना है, अब इस इधर की तरफ ये एक्सियल कंडीशन की तरह वेव कर रहा है, तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, देखो इधर की तरफ, अवे फ्रॉम दिस, इधर की तरफ। इसे क्या बोल रहा हूं मैं, E1, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरह काम करेगा, इधर की तरफ, देखो आप इधर की तरफ, तो इस P पॉइंट पर मैं कहां मान लेता हूं इसको, इधर की तरफ। ये क्या हो जाएगा, E2 मान लेता हूं, ठीक है। और मैंने E1 की वैल्यू क्या हुआ करती थी मेरे पास, यानी एक्सियल कंडीशन पर क्या होती थी, K2P/R3। लेकिन अब कौन सा कंपोनेंट आएगा, P cos थीटा। इक्वेटोरियल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो वैल्यू आया करती थी वो कितनी आती थी, Kp/R3, लेकिन अब कंपोनेंट क्या आएगा, P sin ऑफ थीटा। ये बात क्लियर है। ठीक है ना। अब देखो इस E1 और E2 की वजह से, यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल की वजह से, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, यानी ई नेट किधर निकलेगा, अब इन दोनों की वजह से इधर निकलेगा, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया ई नेट। अब मुझे इस पॉइंट पर ई नेट की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या आएगी, ई नेट बराबर व्हाट, E1 प्लस E2। क्लियर है। तो देखो अब मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा, तो क्या हो जाएगा, रूट मॉड E1 का स्क्वायर प्लस मॉड E2 का स्क्वायर, ई रिजल्टेंट या ई नेट। अब देखो E1 की वैल्यू कितनी है, K2P cos थीटा अपॉन R3, तो ये आ जाएगा K2P cos थीटा अपॉन R3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बचा, KP sin थीटा अपॉन R3, KP sin थीटा अपॉन R3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, बाहर आएगा कॉमन KP अपॉन व्हाट, R3, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, ये बचा 2 का स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंदर बचा sin स्क्वायर थीटा, ये बचा, ये निकल के आया। अब देखो मैं 4 cos स्क्वायर थीटा को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, 3 cos स्क्वायर थीटा, अपने इसको सॉल्व करने के लिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो अब इसको लिख दूंगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो देखो
ये आएगा ई नेट बराबर के पी अपॉन वॉट आर क्यूब रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पुट कर दूंगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये बचा के पी अपॉन आर क्यूब रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना। तो इस पर जो ई नेट निकल के आया वो क्या आया, ये ई नेट बराबर के पी अपॉन आर क्यूब रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी किसी भी डायपोल पर अगर मैं किसी डायपोल की वजह से कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर करता हूं और उस पॉइंट पर अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो क्या आएगा, ई नेट बराबर के पी अपॉन आर क्यूब रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक्सियल पर क्या होता था, ई एक्सियल बराबर के 2p अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल पर क्या होता था के पी अपॉन आर क्यूब। और किसी पॉइंट पर इन दोनों के अलावा मैं कहीं अगर पॉइंट रखूं ना तो एक्सियल पर हो ना इक्वेटोरियल पर हो, वो कहीं भी रखा हो, तो ई नेट क्या निकल के आएगा, के पी अपॉन आर क्यूब रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं इस एंगल को, यानी ये डायपोल है, ठीक है, एक्सियल लाइन पर मैंने डायपोल माना था, कट किया था, तोड़ा था, तो इस पर जो डायरेक्शन हो जाएगी इधर की तरफ होगी। तो अगर ये मान लो मैंने मांग लिया एंगल अल्फा, तो अगर मैं यहाँ इस पर डायरेक्शन निकालूं तो ये एंगल अल्फा हो गया, डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। अगर ये डायपोल ये नेगेटिव प्लस तो डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, तो ये अल्फा, अगर मैं टेन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। ये देखो ये क्या है E2, ये भी क्या हो जाएगा E2, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या है E1, तो ये आ जाएगा E2 अपॉन वॉट E1, ठीक है। और E2 की वैल्यू कितनी थी, KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। और E1 की वैल्यू कितनी थी, K2P कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब खत्म, K से K खत्म, P से P खत्म, बचा क्या 1/2 tan थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा। तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा डायरेक्शन के लिए 1/2 साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब मैं इस जनरल केस के लिए, ये है कोई जनरल केस, अब मैं आपको इससे एक्सियल और इक्वेटोरियल की कंडीशन कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखो ये निकल के आया है ई नेट बराबर के पी अपॉन आर क्यूब रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना। अब फॉर एक्सियल कंडीशन थीटा क्या होता था 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, और 4 को अगर मैं रूट में से बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2, तो क्या बचेगा 2kp अपॉन आर क्यूब। बताओ यही होती थी नहीं होती थी एक्सियल के लिए, ठीक है ना। अब अगर मैं इक्वेटोरियल कंडीशन की बात करूं, फॉर इक्वेटोरियल तो थीटा क्या हो जाएगा 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये पूरा सिस्टम 0 + 1, यानी 1 + 0 1, बचा क्या ये, तो बताओ ई नेट कितना हो जाएगा KP अपॉन आर क्यूब। क्या इक्वेटोरियल के लिए होती थी नहीं होती थी, होती थी, यही कंडीशन तो होती थी। तो ये सारे केसेस कवर हो गए हैं आपके लिए, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और डायपोल मूवमेंट की वजह से एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी इन दोनों के अलावा अगर कहीं पॉइंट रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इसके बाद के सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है ना।